हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये यूपी टेट की क्लास है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये मेरी यूपी टेट की पहली क्लास है और इससे पहले मैंने और कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है। और यूपी टेट की क्लास इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आयोग की तरफ से यूपी टेट की डेट आ गई है, जिसमें केवल 3 मंथ का समय रह गया, 3 to 4 मंथ का। तो इसलिए जो भी डीएलएड या बीएलएड और बीएड में फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं और जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो इनका नहीं क्वालिफाई है, और तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बेसिक जो है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कंटेंट तो सिलेबस दे रखा होता है, लेकिन उस सिलेबस को कितना पढ़ना है वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि डीएलएड में आपने जो पढ़ा है या बीएलएड में जो पढ़ा है वही यूपी टेट का सिलेबस है और उससे कम ही होता है। लेकिन फिर से थ्योरी पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यूपी टेट परीक्षा में जो है, अभी आपने 2018 के पेपर में जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें देखा भी होगा, जो जूनियर का प्रैक्टिस सेट आया था, पेपर हुआ था, उसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या 60-70% जो है रिपीटेड क्वेश्चन थे। पूरा 2017 का पेपर ही उठा के दे दिया था। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर, और जिन बच्चों ने लगाया था उनके जूनियर में जो है बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये 2011 का प्रैक्टिस सेट है और 6 to 8 क्लास का है, जो 13 नवंबर 2011 में हुआ था। और इसके बाद 72,000 वैकेंसी आई थी। ये वो प्रैक्टिस है, पहली बार हुआ था। तो ये पेपर थोड़ा सा इजी भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट पेन ले ले पहले। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन क्या क्या है। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है। फिर बी ऑप्शन है, अधिगम को सरल बनाएगा, ये भी ऑप्शन पॉजिटिव है, इसलिए सही है। लेकिन हमें साइकोलॉजी में अक्सर ये होता है कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से डीप अध्ययन नहीं किया होता है, तो सारे ही ऑप्शन देखिए पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि बुनियादी स्तर मातृभाषा में शिक्षा देना तो आत्मविश्वास तो बढ़ाता है, तो सभी ऑप्शन पॉजिटिव है। लेकिन इसमें सबसे बेहतर कौन सा, हमें वो चुनना है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये भी सही है। और प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, देखिए अभी जो NEP 2020 आई है उसमें बोला है, उसमें रीजनल जो लैंग्वेज है उसको भी बढ़ावा दिया है। क्यों बढ़ावा दिया है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है या अपने परिवार में सीखता है। तो परिवार की जो लैंग्वेज होगी, अगर उसमें बच्चा सीखेगा तो वही नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना। तो इसलिए सबसे जो बेहतर ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पहले इसको इरेज से रफ कर दें। नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट स्लाइड बी स्लाइड है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन देखिए, आपको सब पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन आपको सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एक अच्छी लिखावट, ये भी अच्छा, ये भी जो टीचर का है वो अच्छा गुण होता है, क्योंकि सबसे पहला नहीं, अच्छी लिखावट होगा तो बच्चे जो हैं इंटरैक्ट होंगे टीचर्स के साथ। फिर बी ऑप्शन है, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए।
डी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में, तो ये तो ऑप्शन सबसे पहले हटा देंगे, क्योंकि छोटे अक्षरों में लिखने से जो सबसे पीछे छात्र हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आगे वाले ही छात्र, किसी को आई साइड इफेक्ट होता है तो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन हटा दिया। बड़े अक्षरों में लिखना लेकिन स्पेलिंग गलत है तो इसलिए इसको भी अच्छा ऑप्शन नहीं मानेंगे। अच्छी लिखावट है, लिखता बहुत अच्छा है लेकिन गलत लिख रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसके साथ आप कुछ जोड़ के आप सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। अब लेखन में स्पष्टता है, लेखन में स्पष्टता है मतलब अगर रॉन्ग लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत लिखा है। तो सबसे पहला जो शिक्षक का गुण होना चाहिए श्याम पट्ट पर लिखने के लिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपकी कक्षा में, थर्ड क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, हाँ ये तो अगर डेली नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पेरेंट्स को बताना चाहिए। फिर उसे दंड देंगे, तो दंड देने का तो अब बिल्कुल भी नहीं है, बाकी ये नेगेटिव ऑप्शन है तो इसलिए इसको हटा देंगे पहले ही। फिर कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में कौन सा बेहतर ऑप्शन है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या कारण है जिसके कारण वो लेट आ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए। तो अभिप्रेरित करने का ये बिल्कुल मतलब हिंदी ऐसी है जैसे प्रेरित से आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी जुड़ा है तो कब कुछ बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करना। विद्यालय में विद्यार्थियों को एक शिक्षक कैसे मोटिवेट करना उचित है। चुने गए अध्ययन के द्वारा, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि निगेटिव ऑप्शन है। केवल एक दो टॉपिक चुने गए अध्ययन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। फिर प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, ये भी नहीं है। गहन अध्ययन के द्वारा, ये भी नहीं होता है। फिर षष्व और अधिगम के द्वारा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो किसी भी विद्यार्थी को या किसी को भी शिक्षित होने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। लेकिन क्या व्यवसाय के द्वारा ही शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। एक व्यक्ति अच्छा कमा रहा है तो क्या शिक्षा का मोस्टली यही उद्देश्य है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहले इसको रखते हैं। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, पॉजिटिव है। लेकिन शिक्षा का मेनली यही उद्देश्य नहीं हो सकता है कि सामाजिक जागरूकता करते रहो और खुद में नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है। डी ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये सबसे प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है शिक्षा का, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए किसी भी विद्यार्थियों को सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसके अन्य व्यवसायिक पहलू है, सामाजिक जागरूकता, ये सब नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन में है, एक मिनट, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो
तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। विद्यार्थियों को दंड देना, तो ये बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी का जो गलत व्यवहार है या अवांछित व्यवहार है उसको कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तो किसी भी विद्यार्थी को दंड देके नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी उसके निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, ये हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना और इसकी उपेक्षा करना। तो सी ऑप्शन जो है सबसे पॉजिटिव है, क्योंकि उनके कारणों का हमें पता लगाना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थी ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है 6 क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और आज के वीडियो में केवल 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ये 7th क्वेश्चन है, 6 लिखा हुआ है लेकिन है ये 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव ऑप्शन है। उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आइए देखते हैं, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है उन्हें धन्यवाद देंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने आपको बधाई पत्र दिया है तो उसमें उसने अपना एफर्ट लगाया है, उसने पैसों की बर्बादी नहीं की है ना, तो इसलिए आपको उनको धन्यवाद बोलना है। इजी है, सभी कर लेंगे। क्योंकि ये 6 to 8 लेवल का है, 6 to 8 लेवल का अच्छा खासा लेवल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? एक विद्यार्थी अगर कक्षा में फेल हो जाता है तो क्या समझा जाएगा? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, व व्यक्तिगत असफलता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें जो NEP 2020 है या इससे पहले भी जो भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं तो उनमें यही सुझाव दिया गया है कि जो विद्यार्थी को हमें नहीं दोष देना है। दोष किसका है? अगर विद्यार्थी असफल है तो शिक्षक का ही है, क्योंकि शिक्षक को विद्यार्थी को देखना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी एक तरीके से नहीं सीख सकता है। तो आपको देखना है विद्यार्थी कहाँ पे कमी कर रहा है, क्या उसकी स्पेलिंग एरर है, क्या उसमें गलती आ रही है जिस वजह से वो कक्षा में फेल हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप नई नई शिक्षा पद्धतियाँ यूज़ करिए। तो शिक्षक को असफल माना जाता है किसी भी विद्यार्थी के असफल होने में। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? ऑप्शन सभी सही लगेंगे, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ठीक है, कि अपने जो भी अपना उनका कर्तव्य है उसके प्रति उनको जानना या समझना, अपनी जिम्मेदारी, ये भी होना चाहिए, ये भी उनका गुण है। लेकिन इनमें कौन सा बेस्ट है ये हमें देखना है। बी ऑप्शन है ईमानदारी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है। फिर नेक्स्ट है सहभागिता और आज्ञाकारिता। तो जो विद्यार्थी विद्यालय में किस लिए जाते हैं? सीखने के लिए। तो अगर वो किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके द्वारा भी उन्हें ईमानदारी आ जाएगी, उत्तरदायित्व की अनुभूति हो जाएगी और आज्ञाकारिता आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th का सी ऑप्शन सही है। टेंथ क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? अगर आप खुद शिक्षक हैं और कोई भी विद्यार्थी क्लास में उठ के खड़ा होता है और मतलब क्लास के टॉपिक से हट के क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन पूछता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे उसे, क्योंकि अगर हम उसकी अनुमति दे देंगे तो जो क्लास हम ले रहे हैं, जिस टॉपिक पे ले रहे हैं, तो अन्य विद्यार्थी जो हैं वो भटक जाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव हो जा रहा है। फिर उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दंड का जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। उसे क्लास होने के बाद उससे कहेंगे कि जो भी उसका प्रश्न है उसका उत्तर शिक्षक को देना चाहिए, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है। 11 देखिए क्या कह रहा है। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? ऑप्शन क्या क्या है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीमित आ गया, ठीक है। फिर समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तो देखिए किशोरावस्था के क्या गुण हैं, तो डी ऑप्शन जो है अपने जो साथी हैं उनके बारे में जानने के लिए बेचैनी होती है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी ये कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ये भी नहीं होगा, और वयस्कों को खुश करने में तो इसका तो कोई मतलब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, क्या कारण है पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ये भी हो सकता है कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये गलत है, गलत टाइप हो गया है, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। फिर डी ऑप्शन है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, तो देखिए कई शिक्षक होते हैं जैसे ये जानने की चेष्टा नहीं करते हैं कि विद्यार्थियों को क्या समस्या है जिस कारण वो कक्षा से भाग जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही जो पुरानी पद्धति है उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थी सबसे पहला शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों के बारे में जानना कि उनको कहाँ पे समस्या आ रही है जो वो क्लास नहीं कर रहे हैं, तो उनको दूर करना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13 क्वेश्चन। फिर से कह रही हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थर्टीन क्वेश्चन है,
क्या है देखते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति कैसे विकास की जा सकती है। क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। तो ये तो हो सकता है कि श्रम के बारे में बताना, लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये देखना है हमें। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये हमें देखना है। तो समय समय पर जो भी विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं खेल कूद से रिलेटेड, जैसे एनसीसी और अन्य खेल कूद के अवसर दिए जाते हैं। उनमें उनको विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसलिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आवश्यक है। तो जो इसका सी ऑप्शन है 13 का, वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। ऑप्शन क्या क्या है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी ऑप्शन क्या है, बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक मिनट, अब सही है। फिर डी ऑप्शन क्या है, किसी मिनट, इसको रफ करें पहले। देखिए डी ऑप्शन क्या है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये सबसे अच्छी जो बाल विकास के क्षेत्र की डिफिनेशन है, तो ये सबसे अच्छी डिफिनेशन है। क्योंकि बच्चा जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो भी उनमें जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को ही उनका परिवर्तन ही बाल विकास से संबंधित है। तो सबसे बेस्ट डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, मतलब उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और दूसरे समर्थों का कमी। तो इसमें सभी आ जाते हैं। गला बैठा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहले इसको सेट कर लो। चलिए 15 क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों। किसी भी प्राइमरी टीचर के लिए है उच्च प्राथमिक का प्रश्न पत्र, लेकिन इसमें पूछा है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बच्चों में परिणाम की उन्नति होती है। तो ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है क्या है। सी ऑप्शन है, बच्चों को अभिप्रेरित मोटिवेट करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। और डी ऑप्शन है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर बच्चे छोटे होते हैं, तो सबसे पहले 1 to 5 के लिए किस बच्चे का कैसा व्यवहार है, वो कैसे सीख सकता है, तो बच्चे के बारे में जानना एक शिक्षक का सबसे पहला कार्य है।
तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए, क्योंकि मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान ही है, उसकी डिफिनेशन ही यही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या, आज की 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक मिनट, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये थंबनेल इसीलिए लगा रखिए कि आप इसको देख के ऐसे ना जाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।